गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे जिसके ऊपर आज हम करेंगे कुछ बातें। चलिए कौन से टॉपिक्स पे बातें करनी है। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट द यूनिट, अ पायलट गोल्ड बैक्ड डिजिटल ट्रेड करेंसी। तो यूनिट के ऊपर कुछ करेंगे बातें। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो राजा जी के नाम से जाने जाते इतिहास के अंदर, तो उनके बारे में कुछ बातें हैं क्योंकि उनके भी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें वहां पे ट्रिब्यूट दिया है, इसलिए। बोरिंडो के ऊपर बात करनी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ बात है, और साइट्स के 50 साल अभी हुए हैं कंप्लीट। सो 50 इयर्स ऑफ साइट्स, तो उसके बारे में कुछ करेंगे बातें। चलिए वन बाय वन शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस लेक्चर की। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट द यूनिट, a pilot gold backed digital trade currency। देखिए एक चीज यहां पे ध्यान में रखनी है कि यूनिट की अभी तक ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुई है, बट आसपास के लोगों ने वहां पे कुछ ऐसे जजमेंट्स लगाए हैं, स्पेकुलेशन किया है, या फिर ऐसे न्यूज को वहां पे स्प्रेड किया है। सेवरल रिपोर्ट्स एंड एक्सपर्ट सर्कल्स आर स्पेक्यूलेटिंग दैट ब्रिक्स, ध्यान रखना ये कौन अनवेल कर रहा है, तो ब्रिक्स कर रहा है। ब्रिक्स में अनवेल अ पायलट गोल्ड बैक्ड डिजिटल ट्रेड करेंसी जिसका नाम होगा द यूनिट। नो डाउट अभी तक कोई भी ऐसी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुई है, और एग्जैक्टली अगर ये यूनिट आता है तो ये यूनिट कौन लेके आएगा, तो ये ब्रिक्स के रिगार्डिंग कुछ बातें हैं। और अगर हम इसकी बात करें यूनिट के रिगार्डिंग, तो एक डिजिटल ब्लॉकचेन के आधारित एक करेंसी वहां पे है, विच इज डिजाइंड या फिर विच विल बी डिजाइंड फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड विद इन द ब्रिक्स नेशन। तो ब्रिक्स नेशन के अंदर अंदर ट्रेड को वहां पे अलाउ करने के लिए एक करेंसी नई बनाई जा रही है शायद, जिसका नाम होगा द यूनिट। इट इज बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड एंड ब्रिक्स नेशंस करेंसीज, जिसे गोल्ड और ब्रिक्स नेशन की करेंसी से बैकअप दिया जाएगा ताकि उसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम रहे, स्पेकुलेशंस वहां पे थोड़े से कम रहे। नॉर्मली देखा जाए तो जब भी हम क्रिप्टो करेंसीज की जब हम बात करते हैं तो वहां पे बैकअप के अंदर जरूरी नहीं कि हर बार कोई ना कोई गोल्ड या फिर कोई करेंसी हुई, लेकिन ये वाली जो करेंसी रहेगी, जो ट्रेड करेंसी यहाँ पे यूनिट की बातें हैं, तो एक ऐसी करेंसी रहेगी जिसके बैकअप में गोल्ड भी होगा और साथ साथ ब्रिक्स नेशन की नेशनल करेंसीज भी वहां पे रहेगी। लॉन्च्ड बाय, डेवलप्ड एज अ पायलट by the International Research Institute for Advanced Systems, which is supported informally by BRICS members। एम क्या है भैया, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूएस डॉलर के ऊपर रिलायंस थोड़ा सा कम करना है, और इसके लिए एक नई करेंसी को इंट्रोड्यूस करना है, और साथ साथ एक ऐसी करेंसी जो थोड़ी सी स्टेबल होगी, थोड़ी सी न्यूट्रल होगी, और देखा जाए तो बैक्ड बाय द गोल्ड, जहां पे गोल्ड का एक बैकअप रहेगा। बिल्ड एन अल्टरनेटिव फाइनेंशियल आर्किटेक्चर फॉर द ग्लोबल साउथ, जो ग्लोबल साउथ नेशंस है उनके लिए एक और फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वहां पे रेडी करना। ये वर्क कैसे करेगा, तो 40% बैकअप इसको गोल्ड के द्वारा दिया जाएगा और 60% वो ब्रिक्स की करेंसी के द्वारा वहां पे उसको बैकअप दिया जाएगा। द यूनिट्स वैल्यू इज एंकर्ड इन फिजिकल गोल्ड व्हाइल बैलेंसिंग द करेंसी एक्सपोजर, जहां जिससे ऐसे उसे बोल सकते हैं कि उसे थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिलेगी। डाइवर्सिफाइड रिस्क अक्रॉस ऑल 5 ब्रिक्स इकोनॉमीज, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड द लास्ट वन इज साउथ अफ्रीका। तो पांचों देशों की करेंसी से जब इसको बैकअप दिया जाएगा तो उसका जो रिस्क है वो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। इतना ज्यादा रिस्क वहां पे बनेगा नहीं, थोड़ा सा स्टेबल बनेगा। हो सकता है कि किसी एक कंट्री की करेंसी कुछ डाउनवर्ड्स में जा रही है, लेकिन बाकी की करेंसीज उसको वहां पे बैकअप देगी ताकि एक प्रॉपर एक स्टेबिलाईजेशन वाला एक रेट वहां पे प्रोवाइड हो सके। डेली वैल्यू रिकैलिब्रेशन की अगर हम बात करें तो इट्स प्राइस अपडेट्स एवरी डे बेस्ड ऑन द गोल्ड रेट्स एज वेल एज द करेंसी फ्लक्चुएशंस। ब्लॉकचेन बेस्ड सेटलमेंट पूरी यहां पे रहेगी। ट्रांजैक्शंस रन ऑन अ परमिशन्ड
कार्डानो ब्लॉकचेन, कार्डानो ब्लॉकचेन के ऊपर सब कुछ काम चलेगा, जो एक सिक्योर, ट्रेसेबल और टेम्पर प्रूफ सेटलमेंट वहां पे उनको प्रोवाइड करेगा। इससे एक चीज ध्यान में रखनी है कि यूनिट जो है, द यूनिट दैट इज द डिजिटल करेंसी, वो सिर्फ क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट का एक टूल है, जिससे डॉलर की डिपेंडेंसी कम होगी। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वो ब्रिक्स नेशन की डोमेस्टिक करेंसीज को वहां पे रिप्लेस करने वाला है। सो देयर विल बी नॉट अ नेशनल करेंसी रिप्लेसमेंट। वो सिर्फ एक फैसिलिटी है जो वहां पे इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करेगा। अदरवाइज नेशनल करेंसी को रिप्लेस करने की यहां पे कोई भी बातें नहीं है। तो इट शुड बी देयर इन द माइंड, एंड दैट इज ऑल अबाउट द यूनिट, जो ब्रिक्स के द्वारा लॉन्च होने वाली शायद एक डिजिटल करेंसी होगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी प्रॉपर फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के ऊपर कुछ वहां पे है बातें। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पेड ट्रिब्यूट टू सी राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है, ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, recalling his role as a freedom fighter, thinker, statesman, as well as India's last governor general, or else you can say viceroy. राजगोपालाचारी, which was popularly known as राजा जी, एक फ्रीडम फाइटर भी रहे, ज्यूरिस्ट रहे, राइटर रहे, स्टेट्समैन रहे, और इंडिया के पहले और आखिरी इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वहां पे रहे। क्योंकि आफ्टर द इंडिपेंडेंस वहां पे प्रोविजन था कि जब तक हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बना देती तब तक कोई ना कोई गवर्नर जनरल रहेगा। पहला गवर्नर जनरल आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने बनाया लॉर्ड माउंटबेटन को, बट ही वाज अ ब्रिटिशर। सो उनके बाद सेकेंड नंबर पे जो गवर्नर जनरल बने, जो फर्स्ट इंडियन थे, वो बने हमारे सी राजगोपालाचारी। एंड फेमसली कॉल्ड हिम, गांधी जी फेमसली कॉल्ड हिम द कीपर ऑफ माय कॉन्शियंस, मेरी अंतरात्मा के रक्षक है ये। इनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1878 के अंदर इन थुरापल्ली, विच इज इन तमिलनाडु। एजुकेटेड इन होसोर, विच इज इन बेंगलोर, एंड प्रेसिडेंसी कॉलेज इन मद्रास। उन्होंने अपना जो करियर था एज अ सक्सेसफुल क्रिमिनल लॉयर, उसकी शुरुआत करी थी सालेम में से, बिफोर ज्वाइनिंग द पब्लिक लाइफ इन 1970 एज अ चेयरमैन ऑफ सालेम म्यूनिसिपैलिटी। उनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या है, जब रॉलेट सत्याग्रह वहां पे चला तो उन्होंने मद्रास के अंदर मेजर प्रोटेस्ट को वहां पे लीडरशिप प्रोवाइड करी। साथ साथ जब भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वहां पे चला तो उस टाइम पे भी ही वाज द फर्स्ट टू गिव अप अ थ्राइविंग लॉ प्रैक्टिस, मोबिलाइज तमिलनाडु अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। खिलाफत मूवमेंट के अंदर भी उनका वहां पे सपोर्ट अच्छा रहा। और सबसे बढ़िया जो था, दैट वाज वेदारण्यम सॉल्ट मार्च एट द टाइम ऑफ 1930s, जब गांधी जी ने वहां पे पूरे देश के अंदर सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट वहां पे शुरुआत की, तो इन्होंने भी 1930 के अंदर तमिलनाडु के अंदर गांधी जी की दांडी मार्च को फॉलो करते हुए तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक वहां पे पूरी एक सॉल्ट मार्च चलाई, एंड दैट इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन। सिविल डिसओबीडियंस एंड क्विट इंडिया, जहां पे मल्टीपल टाइम्स उनको जेल में डाला गया, और he remained a close strategist as well as Gandhi's throughout. आजादी के बाद की अगर हम बात करें तो he was the governor of West Bengal in 1947-48, लेकिन 48 के बाद उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को वहां पे रिप्लेस किया, द लास्ट पर्सन टू होल्ड दिस ऑफिस, एबोलिशिंग इट अपॉन इंडिया बिकमिंग अ रिपब्लिक। उसके बाद 1950 में सरदार पटेल के बाद वो इंडिया के बने होम मिनिस्टर, और उसके बाद इन फ्रॉम 52 टू 54 वो बने मद्रास के सीएम। implemented administrative reforms, dealt firmly with the police strikes, as well as introduced contentious education policies. So that is all about चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उन्होंने कुछ पार्टीज को भी वहां पे फॉर्म किया। एक तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो ओनली इंडियन थे जिन्होंने गवर्नर जनरल के तौर पे हमें सर्व किया। He founded Swatantra Party in 1959, India's first major liberal conservative pro-market political party. गांधी जी के बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, और इसलिए उन्हें वहां पे मोरल कंपास भी वहां पे ऐसे डिस्क्राइब वहां पे किया जाता था, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकल काउंसलर्स थे उनके। एंड ही आल्सो कॉइंड द स्लोगन इंग्लिश एवर, हिंदी नेवर, इन लेटर डेज, एडवोकेटिंग लिंग्विस्टिक चॉइसेस।
जो उनके शार्प इंटेलेक्ट, मिनिमलिज्म, वीट एज वेल एज अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंटेग्रिटी के लिए वहां पे फेमस है. दैट इज ऑल अबाउट चक्रवर्ती राजगोपालाचारी. द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट बोरिंडो. लेकिन बोरिंडो के ऊपर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, पीडी गुरुकुल दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन. हमारी तीनों ब्रांच अहमदाबाद, गांधीनगर एंड वडोदरा पे नई बैचेस की हो चुकी है शुरुआत फॉर यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2 एग्जामिनेशंस. तो अभी तक अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो आज ही वहां पे एनरोलमेंट करवाइए. ये बैचेस जो है वो आपको तीनों मीडियम में मिलेगी, दैट इज इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम. और पूरे गुजरात के अंदर स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज के ऊपर फोकस करने वाली और एक सक्सेसफुल इंस्टीट्यूट दैट इज पीडी गुरुकुल आपके लिए लेके आई है 3 days फ्री डेमो सेशन एज वेल एज अप टू 50% स्कॉलरशिप. और उसके लिए आपको बस करना क्या है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा. यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म और यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर टू गेट फर्दर इंफॉर्मेशन. तो आप पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे लीजिए, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाती है और किस तरीके से गाइडेंस यहाँ से प्रोवाइड होता है. 1-to-1 मेंटरशिप का क्या बेनिफिट रहेगा आपकी पूरी जर्नी के अंदर, तो उसे वहां पे आप एक बार देखिए. और डेमोस के लिए एटलीस्ट वहां पे रजिस्ट्रेशन वहां पे करवाइए. एक बार डेमोस को अटेंड करो. इट इज ऑलवेज लाइक पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. सो यू कैन अटेंड द डेमो, यू कैन सी द लेवल ऑफ प्रिपरेशन दैट वी आर प्रोवाइडिंग फ्रॉम पीडी गुरुकुल. You can see our services, you can see the online courses, offline courses are there, the book material will be provided by the PD Gurukul. तो everything आपको बस यहाँ पे एक एम के साथ आ जाना है that you want to become a civil servant और बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीडी गुरुकुल की रहेगी. तो एक बार वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाइए और एक बार चेक कीजिए किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को और आगे बढ़ा सकते हैं. चलिए नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट बोरिंडो. एंड क्या है ये बोरिंडो? एक म्यूजिकल ट्रेडिशन के साथ जुड़ी हुई चीज. यूनेस्को हैज इंस्क्राइब्ड पाकिस्तान बोरिंडो विच इज अ रेयर क्ले वेसल फ्लूट लिंक्ड टू द इंडस वैली म्यूजिकल ट्रेडिशन और उसे वहां पे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर वहां पे रखा है इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफ गार्डिंग लिस्ट. अर्जेंटली उसे वहां पे सेफ गार्ड करने की जरूरत है. तो क्या है बोरिंडो? एक क्ले वेसल फ्लूट linked to the Indus Valley musical tradition. और उसके बारे में थोड़ा सा जाने तो एक spherical clay vessel flute है producing mellow breathly tones used in folk melodies, pastoral songs as well as winter gatherings in सिंध प्रदेश. तो पाकिस्तान का जो सिंध वाला जोन है वहां पे इसका यूज किया जाता है बोरिंडो का, जो इस टाइप से वहां पे दिखता है. ओरिजिन कहां पे है? इट ओरिजिनेट फ्रॉम केटी मीर मोहम्मद लुंड इन सिंध विथ रूट्स ट्रेसिंग बैक टू मोहेंजोदारो आर्टिफैक्ट्स इंडिकेटिंग अ लॉन्ग सोनिक लिंकेज फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो ओवरऑल बस आपको पता होना चाहिए कि बोरिंडो जो है वो एक टाइप का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो मोहेंजोदारो के साथ कनेक्टेड है, दैट इज फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन. उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो पूरा टेराकोटा वाला है, मतलब पूरा क्ले या फिर मिट्टी का बना हुआ है. इट इज हैंडमेड फ्रॉम सन ड्राइड एंड किल्न फायर्ड क्ले कीपिंग द इंस्ट्रूमेंट फुल्ली इको फ्रेंडली. स्फीयरिकल वेसल डिजाइन है, एक एग शेप्ड होलो बॉडी है विद 1 इनलेट एंड 3 to 5 होल्स जो वहां पे मेलोडिक वेरिएशन के लिए वहां पे काम में आते हैं. बाकी सारी उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे बताई हुई है, बट द इंफॉर्मेशन इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट. बस ये पता होना चाहिए कि बोरिंडो एग्जैक्टली है क्या. तो पाकिस्तान का एक इंस्ट्रूमेंट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से है और अभी रिसेंटली उसे यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर वहां पे शामिल किया है क्योंकि उसे अर्जेंटली सेफ गार्ड करने की जरूरत है. एंड दैट इज ऑल अबाउट बोरिंडो. चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं एंड दैट इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया.
सो रिसेंटली 9 दिसंबर को वहां पे हमने 79 इयर्स को वहां पे मार्क किया है. सो इंडिया मार्क्स 79 इयर्स सिंस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की वहां पे हुई शुरुआत. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? तो एक सुप्रीम रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी जिसका मेन टास्क क्या था? तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे बनाना, और साथ साथ आफ्टर द इंडिपेंडेंस उसने इंडिया के एक प्रोविजनल लेजिस्लेचर के तौर पे भी काम किया, क्योंकि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता तब तक आपको एज अ पार्लियामेंट भी वहां पे वर्क करना था. तो ये काम भी इसने बखूबी वहां पे निभाया. देखा जाए तो इसके रूट कहां से थे? फ्रॉम द 1934 एम.एन. रॉय ने सबसे पहली बार ऐसा एक सजेशन दिया था कि इंडिया की एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए. और उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने भी इसको वहां पे अडॉप्ट किया. फाइनली कैबिनेट मिशन के अंदर 1946 के अंदर विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबलीज हमने एक असेंबली को वहां पे बनाया. असेंबली की शुरुआत में देखा जाए तो वहां पे 389 मेंबर्स की बातें थी. नो डाउट जब उसकी पहली मीटिंग वहां पे कंडक्ट हुई तो उसमें से लगभग 211 मेंबर्स नहीं आने के लिए हाँ बोला था, और उसमें से 207 मेंबर वहां पे हुए थे हाजिर इन द फर्स्ट मीटिंग. और वो कब हुई थी? तो बोले 9 दिसंबर 1946. इसके हेड किसको बनाया गया था? तो वहां पे सबसे सीनियर मोस्ट जो बंदा था सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें वहां पे इनका हेड बनाया गया. शुरुआत में 389 मेंबर्स से वहां पे, जैसे कि मैंने वहां पे बात किया, आफ्टर द पार्टीशन मेंबरशिप कम होके 299 पे आ चुकी थी. पूरा का पूरा ड्राफ्ट कंप्लीट करने में लगभग 2 साल 11 महीने और 17 दिन वहां पे लगे. एंड कॉन्स्टिट्यूशन एडोप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949. बट हमें उसको एक और डेट भी हमें वहां पे याद रखनी थी, तो इसलिए 2 महीने के बाद उसको इंप्लीमेंट किया गया ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950. 11 सेशंस वहां पे हुए जहां पे लगभग 165 के आसपास टोटल मीटिंग्स चली. एंड 114 days वर स्पेंट ऑन डिबेटिंग ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन. एक बार जो कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे ड्राफ्ट हुआ तो उसके ऊपर लगभग 114 days तक वहां पे डिबेट्स वगैरह चली. और वहां पे अलग अलग कमिटीज थी जो आपको पॉलिटी में मिलेगी. जो ड्राफ्ट कमिटी थी उनके हेड थे बी.आर. अम्बेडकर. जो यूनियन पावर कमिटी वहां पे जो बनी थी तो उनके हेड थे जवाहरलाल नेहरू. प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे सरदार पटेल, और रूल्स कमेटी के हेड थे राजेंद्र प्रसाद. मेंबर्स रिप्रेजेंटेड डाइवर्स आइडियोलॉजिकल, रीजनल एंड सोशल बैकग्राउंड्स. उसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है? तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट और सबसे डिटेल में लिखा हुआ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन इस असेंबली ने वहां पे बनाया, विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसने इंडिया के अंदर फेडरलिज्म को, लिबर्टी को, इन सबको बैलेंस किया. फेडरलिज्म को बैलेंस किया यूनिटी के साथ, सोशल जस्टिस के साथ लिबर्टी को बैलेंस किया. ड्यूटीज भी वहां पे प्रोवाइड करी तो सामने लोगों को राइट्स भी प्रोवाइड करे. डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बताया, सेपरेशन ऑफ पावर्स को बताया. ये सारी की सारी चीजें आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगी. दैट इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. एंड नाउ द लास्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट 50 years ऑफ साइट्स. तो अभी रिसेंटली वहां पे जो उसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 20 हुई एट समरकंद उज्बेकिस्तान, वहां पे साइट्स ने उसकी 50th एनिवर्सरी को मार्क किया है, where the member nations adopted major species protection decision and debated livelihood, sustainable use and wildlife trade governance. देखिए साइट पूरा किसके ऊपर फोकस करता है? तो इट इज अ कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा. वर्ल्ड के अंदर जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीसीज का ट्रेड होता है तो उसे वहां पे रिस्ट्रिक्ट और कंट्रोल करने के लिए एक कन्वेंशन वहां पे है जिसका नाम है साइट्स. इट्स अ लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल ट्रीटी दैट रेगुलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एंश्योर इट डज नॉट थ्रेटन दिस स्पीसीज. It was conceived by IUCN in 1963 और फाइनलाइज इसको किया गया इन द ईयर 1973. एनफोर्समेंट वहां पे हुआ 1975 से.
आज वहां पे 185 अलग अलग देश यहाँ पे शामिल है, जो से दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंजर्वेशन एग्रीमेंट बनाता है। अलग अलग अपेंडाइसिस के थ्रू वहां पे इस चीज को ऑपरेट किया जाता है। उसकी मेन की फंक्शनिंग्स क्या है, तो जितने भी इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होते हैं उन सबको वहां पे परमिट करना, सर्टिफाई करना और साथ साथ रेगुलेट करना। टू मेंटेन द अपेंडाइसिस, टू कोऑर्डिनेट विद द एनफोर्समेंट एजेंसीज, और वहां पे जितने भी इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है तो उसको वहां पे खत्म करना। इट प्रमोट सस्टेनेबल यूज, साइंटिफिक असेसमेंट एज वेल एज ग्लोबल कोऑपरेशन। और इस बार की अगर हम समिट की बात करें तो वो कहाँ पे थी, तो इस बार की जो समिट का इसकी जो समिट है, साइट्स की समिट, वो कहाँ पे हुई, तो बोले समरकंद, उज्बेकिस्तान। हर 2-3 साल में एक बार इसको वहां पे हेल्ड किया जाता है। इस बार उज्बेकिस्तान ने सेंट्रल एशिया के अंदर इसको वहां पे होस्ट किया, जो पहली बार था कि सेंट्रल एशिया के किसी देश के अंदर ऐसी कोई समिट वहां पे हुई। उसके आउटकम्स वहां पे क्या है, तो बहुत सी स्पीसीज को वहां पे एडिशन मतलब कि ऐड किया गया, अपलिस्ट वहां पे किया गया। 77 स्पीसीज एडेड टू साइट्स एपेंडाइसिस। जो कौन सी स्पीसीज है उसको कहां पे एडॉप्ट वहां पे किया है, कहां पे ऐड किया है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे है। तो सारी की सारी अलग अलग स्पीसीज जिसको वहां पे ऐड किया गया, कौन से एपेंडाइसिस के अंदर वहां पे ऐड किया गया, तो इन सब कुछ वहां पे लिखा हुआ है। अगर हम इंडिया के रोल की अगर हम बात करें, तो इंडिया सक्सेसफुली अपोज यूरोपियन यूनियन प्रपोजल टू लिस्ट गूगल इन अपेंडिक्स 2, citing lack of scientific assessment। सो उससे ज्यादा कुछ वहां पे है नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज ऑल अबाउट साइट्स। तो आप जब भी अपना एनवायरमेंट वाला जोन पढ़े, तो साइट्स के अभी रिसेंटली 50 साल हुए कंप्लीट, तो उसके ऊपर और वहां पे ज्यादातर वहां पे फोकस किया जाए। 1975 से एनफोर्समेंट में आया था, अभी तो 2025 चल रहा है। सो इट इज एग्जैक्टली 50 इयर्स ऑफ साइट्स। दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज, दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और कुछ टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक का रखते हैं।